मोनिका की जब आँख खुली तब उसका शरीर पूरी तरह से टूट रहा था। कुछ अजीब सा एहसास होने पर उसने अपने शरीर पर पड़ी चादर हटाई। वह पूरी तरह निवस्त्र थी। उसके कपड़े डबल बेड के एक कोने में पड़े थे। यह सब कैसे हो गया? वह यहाँ कैसे आई? वह तो अमन को अपने नोट्स दिखाने उसके घर आई थी। अमन जिससे वह प्यार करती थी, फिर उसके साथ यह सब कैसे हो गया था? यह सोच सोच कर उसका दिमाग चकरा रहा था। उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। किसी तरह वह अपने टूटे शरीर को संभालते हुए वह बिस्तर से उतरी। कपड़े पहनने के बाद उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। उसने कई बार दरवाज़ा थपथपाया, लेकिन कोई आहट नहीं मिली। परेशान होकर मोनिका अस्त व्यस्त सी वहीं सोफे पर गिर गई। अमन एक प्रभावशाली मंत्री दीनानाथ चौधरी का इकलौता बेटा था और उसका सहपाठी था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अमन तो कई बार उससे अपने प्यार का इजहार कर चुका था। वह उसे महंगे होटल में घुमाने के लिए भी ले जाना चाहता था, लेकिन मोनिका उसके सीने पर घुसे बरसाते हुए फक पड़ी। अमन, यह क्या किया तुमने? प्यार किया था, जी भरकर तुम्हें प्यार किया है। अमन मुस्कुराया। यह प्यार नहीं है, यह पाप है। मोनिका ने सिसकियाँ भरी। अरे पगली, यह सच्चा प्यार है जो एक लड़का एक लड़की से करता है। अमन ने मोनिका की ठुडी को ऊपर उठाते हुए उसके कपोलों को चूमा। मोनिका ने अपनी आंसूपुरी पलकों से उठाकर अमन के चेहरे की ओर देखा, फिर उसके चौड़े सीने पर सिर टिकाते हुए बोली, अमन अब मुझसे शादी कर लो। जैसे बिजली का झटका लगा हो, अमन ने मोनिका को अपने सीने से अलग कर दिया और उसकी मोनिका ने गुस्से में कहा, तुम्हें खिसक गई। उसने अपनी टांगें कांपती हुई महसूस हुई और वह एक बार फिर उस कमरे में रखे सोफे पर गिर गई। अमन ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से इसे देख लो, फिर अपना फैसला सुनाना। मैं इंतज़ार करूँगा। अमन मोबाइल फ़ोन मोनिका के हाथों में थमाकर बाहर चला गया। मोनिका के अंतर्मन में हाहाकार मचा था। उसका रोम रोम काँप रहा था। अपनी बेबसी पर एक बार फिर उसके आंसू निकल आए। वह समझ गई थी कि अब इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल पाना संभव नहीं था। उसने अमन के इशारों पर नाचना ही होगा। मोनिका की सोच को झटका लगा। वह देश की सबसे शक्तिशाली सेवा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। एक दिन प्रशासन की बागडोर थामना उसका सपना था और वह एक गुंडे के सामने हार मान जाए, यह वह सह नहीं सकती थी। वह इसका मुकाबला करेगी। वह यह सोचती है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार करेगी। मोनिका की धमकियों का खून खोलने से लगा। उसके जबड़े भींच गए। अपने आंसू पोंछते हुए वह दूसरे कमरे में पहुंची। वह अमन बहुत इत्मीनान से मेज पर टांगे फैलाए बियर पी रहा था। स्वीटहार्ट, क्या फैसला लिया? अमन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोनिका ने कहा, फैसला लेना इतना आसान नहीं है। मोनिका स्वांत स्वर में कहा, फिर बोलो, अगर तुम हो सके तो इस वीडियो को एक कॉपी मुझे भी दे दो। उसे घर में इत्मीनान से देखने के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकूंगी। वीडियो की कॉपी मोनिका ने कहा, इस वीडियो की कॉपी देखने के बाद ही मैं इत्मीनान से कोई फैसला कर सकूंगी। वीडियो की कॉपी क्या है? मेरी तरफ से तोहफा समझकर तुम यह मोबाइल ही रख लो। वीडियो की मेरे पास दूसरी कॉपी मौजूद है। अमन ने कंधे उचकाए, फिर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथ में है। मुझे विश्वास है कि तुम सही फैसला ही लोगी। मोनिका ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मोबाइल लेकर बाहर निकल गई। घर पर मम्मी पापा उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे देखते ही मम्मी ने घबराए स्वर में कहा, बेटे बहुत देर कर दी, कहाँ गई थी? मम्मी, अमन ने मेरे साथ रैप किया है, मोनिका ने बताया। उसका चेहरा इस समय भाव शून्य हो रहा था। क्या कर दिया? मम्मी को अपने सुने पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा रैप कर दिया। मोनिका के होठ यंत्रवत हिले। क्या कहा तूने? क्या कर दिया? मम्मी को अभी भी मोनिका की कही हुई बात पर विश्वास नहीं हो रहा था।
मोनिका ने कहा, कितनी बार बताऊं, अमन ने मेरा रैप कर दिया। मोनिका झल्ला उठी। हाय बेशरम बेगैरत, मुंह काला करके आ रही है और बता ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा इनाम जीत कर आ रही हो। मोनिका की माँ उस पर बरस पड़ी। यह सब बताते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मम्मी ने रोते हुए मोनिका पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी, मुंह मैंने नहीं बल्कि अमन ने काला किया है। लज्जा मुझे नहीं बल्कि उसे आनी चाहिए, अपने कुकर्मों पर उसे आनी चाहिए। मोनिका ने पीछे हट मम्मी के वार से अपने आप को बचाया, फिर बोली, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उसने वीडियो भी बना ली है। मैं उसकी एक कॉपी लेकर आई हूँ और वही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। मेरे साथ चलकर पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए और पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। मोनिका की माँ ने उसे मना किया, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मम्मी ने रोते हुए मोनिका को अपने सीने से लिपटा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। मम्मी, अगर रिपोर्ट लिखवाई तो हम लोग नहीं बल्कि वे लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नाक हमारी नहीं बल्कि उनकी कटेगी। मोनिका ने अपनी मम्मी को अलग किया, फिर बोली, अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाई तो मैं घुट घुट कर जीती रहूंगी, सोते जागते उस अपराध की सजा भुगतूंगी जो मैंने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। तू समझती क्यों नहीं? हम लड़की वाले हैं, बदनामी हमेशा लड़की की ही होती है। इतना कहकर मम्मी अपने पति किशोर दायल की ओर मुड़ी और तड़पते हुए बोली, आप मौन क्यों खड़े हैं? इसको समझाते क्यों नहीं? अचानक वे चौक से पड़े और मोनिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ। पुलिस तक जाना ठीक नहीं है। पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? जिन्होंने मुझे हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया है। मोनिका तड़प उठी, फिर बोली, 6 महीने पहले उचक्कों ने मम्मी की चेन खींच ली थी, तब आप पुलिस के पास गए थे ये नहीं। बेटा, चैन लूटने और इज्जत लूटने में फ़र्क होता है। पापा का दर्द उनके स्वर में छलक आया। क्या फ़र्क है? मोनिका का स्वर उत्तेजना से काँप उठा। मेरा सील भंग हुआ है। अगर मेरा कोई और अंग भंग हुआ होता, हाथ पैर टूटे होते, तो क्या अब मुझे डॉक्टर और पुलिस के पास? ना, जो तू कह रही हो वह सब सच है, मगर ये सब बहुत प्रभावशाली लोग हैं। अमन का बाप कैबिनेट मंत्री है। पापा ने बेबसी से हाथ मले। इसका मतलब आप उनसे डर रहे हैं? मैं उनसे नहीं बल्कि तेरी इज्जत से डर रहा हूँ। पापा कसमसाए। कौन सी इज्जत? जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता, उसे बचाने के खातिर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते तो मैं अकेली पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं हर हाल में अमन को उसके किए की सज़ा दिलवाऊंगी। मैं लड़की हूँ, यह सोचकर चुप नहीं रहूंगी, मोनिका ने कहा और सधे कदमों से दरवाज़ों की ओर मुड़ पड़ी। किशोर दयाल ने दरवाजे तक पहुँच चुकी मोनिका को देखा, फिर लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे आते हुए बोले, रुक जाओ बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। भावनाओं का तूफान लिए दोनों पुलिस स्टेशन पहुँच गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर किशोर दयाल की ओर मुड़ते हुए बोले, ये आजकल की पीढ़ी बहुत जल्दी में यह सोचती है कि दुनिया को बदल देने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही है। भले ही मुंह के बल क्यों ना गिरे, लेकिन रीति रिवाजों को तोड़ेंगे जरूर। मगर आप तो पढ़े लिखे और समझदार आदमी हो। क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, गलती हमने नहीं बल्कि अमन ने की है, बल्कि अमन की ही है और उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए। मोनिका ने यह बात पूरी जोर देकर कही। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम समझने की कोशिश करिए। रिपोर्ट लिखवाने से कुछ नहीं होगा। वह बहुत बड़े बाप का बेटा है। आप साबित नहीं कर पाएगी कि उसने आपके साथ रैप किया है। इंस्पेक्टर ने समझाने की मुद्रा में कहा, इसका सबूत तो यह वीडियो है जिसे उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाया है। मोनिका एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है कि अदालत में ऐसे सबूत चुटकियों में उड़ जाएंगे। उनका वकील साबित कर देगा कि यह ट्रिक फोटोग्राफी से बनाई गई नकली वीडियो है जिसे माननीय मंत्री को बदनाम करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए मेरी राय मानिए और चुपचाप घर चले जाइए। बेकार में अपनी बदनामी करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्पेक्टर यह बात मोनिका को समझाने की कोशिश करता है। आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जबकि मोनिका कहती है उसने लिखना आपकी ड्यूटी है। मोनिका का स्वर तेज हो गया। देख लड़की, तेरे साथ
कुछ उल्टा सीधा हुआ है, इसलिए इतनी देर से समझा रहा हूँ। चुपचाप घर चली जा। ज़्यादा उछलेगी कूदेगी तो हो सकता है कि कल की तारीख में तेरे ही खिलाफ रिपोर्ट लिख जाए कि मंत्री जी को ब्लैकमेल करने के लिए तूने खुद उनके बेटे को फंसाकर यह वीडियो बनवाई है। उसके बाद तू ना घर की रहेगी ना घाट की। इंस्पेक्टर का लहजा अचानक ही सख्त हो गया। आप इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं? मोनिका की आंखें एक बार फिर छलछला आई। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती, इंस्पेक्टर ने एक बार फिर सख्त स्वर में कहा। फिर अचानक ही अपने स्वर को मुलायम बनाते हुए बोला, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है ये दुनिया कितनी जालिम है। मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ, उन्हें पालने के लिए मुझे भी नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए मंत्री के बेटे के खिलाफ मैं मजबूरी ले आऊँ। हाँ मम्मी, खाऊंगी, ज़रूर खाऊंगी। मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और भूखे पेट ज़्यादा देर नहीं लड़ा जा सकता, इसीलिए मैं खाऊंगी, भरपेट खाऊंगी। जिस पाप में मेरी कोई गलती नहीं है उसके शौक मनाकर मैं खुद को नहीं जलाऊंगी। मोनिका ने कहा। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू छलक आए। जिन्हें पहुँचते हुए वे किचन की ओर चली गई। किशोर दयाल चुपचाप ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास शब्द ही समाप्त हो गए हो। मम्मी थोड़ी ही देर में पराठे सेक लाई। उन्हें खाकर मोनिका ने प्लेट रखी ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा कोई अनजान नंबर था। उसने मोबाइल ऑन करते हुए कहा, हेलो, मिस मोनिका चौधरी बोल रही हूँ। उधर से गंभीर स्वर सुनाई पड़ा। जी, आप कौन? मैं अमन का बदनसीब बाप चौधरी। अचानक मोनिका की छठी इंद्री जागृत हो गई। उसने तुरंत मोबाइल का रिकॉर्डिंग मोड ऑन कर दिया और बोली, इसका मतलब आपके कुत्तों ने आप तक खबर पहुंचा दी। बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता। इसीलिए 20 लाख रुपए ले लो और इस मामले को यहीं समाप्त कर दो। मंत्री जी ने शांत स्वर में कहा, जरूर समाप्त कर दूंगी, बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैसा प्रश्न? अगर यही घटना आपकी बेटी के साथ हुई होती तो आप कितने रुपए लेकर यह मामला समाप्त करते? गुस्ताख लड़की, उधर से मंत्री की आवाज़ आई। तुझे मालूम नहीं तू किसके साथ बात कर रही है? मंत्री महोदय चीख पड़े। अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं एक बलात्कारी के बेईमान बाप से बात कर रही हूँ। मोनिका का स्वर तेज हो गया। तो यह भी जानती होगी कि अगर मैं एक इशारा कर दूँ तो तेरी लाश भी ढूंढे नहीं मिलेगी, इसलिए जो दे रहा हूँ उसे चुपचाप रख ले और अपना मुंह बंद कर। कल सुबह तक 20 लाख रुपए तेरे घर पहुँच जाएंगे। मंत्री जी दांत पीसते हुए बोले। मोनिका ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। किशोर दयाल पूरी बात समझ गए थे, अतः समझाते हुए बोले, बेटा, वे प्रभावशाली लोग हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। पापा, मोनिका ने कहा, मेरे खिलाफ अन्याय हुआ है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो तुम क्या करोगी? नहीं जानती, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी, मोनिका ने कहा और अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वह काफ़ी देर तक सोचती रही, मगर तय नहीं कर पा रही थी क्या करे। पुलिस प्रशासन, मीडिया, कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या उसे हार मान लेनी चाहिए थी? नहीं, वह हार नहीं मान सकती थी, क्योंकि वह अपने लिए लड़ना जानती थी। इस प्रश्न का उत्तर उसके पास ना था। सोशल मीडिया अचानक एक बिजली सी क्रोधी। सोशल मीडिया की शक्ति असीमित है। उसने सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहा, किंतु क्या यह आत्मघाती कदम नहीं होगा? क्या इससे उसकी अपनी आबरू तार तार नहीं हो जाएगी? कहीं वह लोगों के मनोरंजन का पात्र तो नहीं बन जाएगी? पूरी रात मोनिका बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मगर सुबह की किरणें फूटते फूटते उसके मन में उजियारे की किरण फूट पड़ी। उसे चोट पहुंची थी, उसके अंतरात्मा तक में घाव लगे थे और अपने घाव दूसरों को दिखाने में कोई बुराई नहीं थी। एक कठोर निर्णय लेते हुए वह बिस्तर से उठ बैठी। लैपटॉप पर उसने अपना फेसबुक अकाउंट खोला और लिखने लगी, सभी साथियों और शुभचिंतकों को अबला कही जाने वाली स्त्री जाति के एक प्रतिनिधि का नमस्कार। मुझे क्षमा करिएगा, आज मैं वह दुस्साहस करने जा रही हूँ जो बहुत पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। किंतु किसी ने किसी को कभी नहीं, कभी तो पहले करनी ही थी। इज्जत क्या होती है? इसकी परिभाषा क्या है? यह एक पछिया क्यों होती है? यह हमेशा स्त्री की ही क्यों लुटती है? लुटेरे की इज्जत अखंडित क्यों नहीं होती? इस इज्जत की सूचिता
पवित्रता और अखंडता की जिम्मेदारी केवल स्त्री की ही है, जिम्मे क्यों है? क्या पुरुष के कौमार्य और उसके मर्यादों को अक्षुण्ण रखना आवश्यक नहीं है? यदि बलात्कार से स्त्री का शरीर अपवित्र होता है तो उसे अपवित्र करने वाले पुरुष का शरीर पवित्र कैसे रह सकता है? अपराधी के बजाय अपराध की सजा वह भुगते जिसके साथ अन्याय हुआ है। यह कहाँ का न्याय है? यह वह प्रश्न है जिसके उत्तर बहुत हर मोड़, हर दुकान, हर मकान, हर वही। साथियों, अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसे मुंह नहीं छुपाना चाहिए। उसे अपनी आत्मा पर लगे घाव को वैसे ही दिखाना चाहिए जैसे शरीर पर लगे दूसरे घावों को दिखाया जाता है। शर्मसार उसे नहीं बल्कि उसे होना चाहिए जिसने यह अपराध किया है। इसलिए जिस दिन आप सब चुप ना रहेंगे, निर्णय ले लेगी, उस दिन यह अपराध अपने आप रुक जाएंगे। मोनिका अपने घर के सामने जमा स्त्रियों की भीड़ को संबोधित कर रही है और सभी की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव थे। उसने जो दिशा दिखलाई थी उसका अनुसरण करना ही अपनी सुरक्षा का सबसे सुरक्षित मार्ग था। तो दोस्तों, आज के इस दौर में अपराधी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अपराध सहने वाला है। तो अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई घटना होती है तो चुप ना रहे बल्कि डटकर उस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाए, अपने लिए लड़े, अपने लिए स्टैंड ले। क्योंकि जब हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो दूसरा कोई हमारे लिए स्टैंड क्यों लेगा? तो अपने लिए लड़ो, खुद के लिए आवाज़ उठाओ और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई दूसरा आपके तरफ आंख उठाकर भी ना देख ले। मोनिका के हौसले और जज्बे से दीनानाथ के बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। जो दोस्तों, जब कोई भी मोनिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं था तब मोनिका ने खुद के लिए आवाज़ उठाई और खुद के लिए स्टैंड लिया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, ये किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।